Hello everyone. Today we discuss another important topic, mensuration, which is important for both bank and SSC. So mensuration में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 2D फिगर, जिसमें हम ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इनके कंसेप्ट को समझेंगे, इनके जो भी बेसिक कंसेप्ट और थ्योरम है वो चीज़ें समझेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। सो बेसिकली कोई भी मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल को अभी स्पेसिफिक नहीं करते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस, कोई भी ट्रायंगल है। जैसे ABC ट्रायंगल है तो इसमें एंगल A जो है, इसके सामने वाली जो साइड है BC, इसको मैं स्मॉल a बोल देता हूँ। और एंगल B जो है, इसकी सामने की साइड जो कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? AC, इसको मैं स्मॉल b के नाम से बोल देता हूँ। और एंगल C जो है, जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसी के सामने वाली साइड कहलाएगी, जिसको अपन स्मॉल c से नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। जनरली पेरीमीटर जो है किसी भी प्लेन फिगर के लिए उसकी आउटर लाइन, टोटल जो आउटर लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। सो पेरीमीटर यहाँ पे क्या होगा? आउटर लेंथ क्या है भाई? टोटल A से B तक, B से C तक और C से वापस A तक, ये जो कंप्लीट लेंथ है यही इसका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। मतलब तीनों साइड का सम, जो कि क्या होगा? A + B + C। सो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि एरिया के लिए। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है 3 तरीक़ों से अपन निकाल सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है भाई हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके, हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके हम निकालेंगे, जिसमें आपको एक सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, अर्ध परिमाप जिसको हम बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, जिसको जनरली S से डिनोट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A + B + C डिवाइड बाय 2। सो एरिया का जो इसमें फॉर्मूला बनेगा बाय हेरोन्स फार्मूला, वो अंडर इस रूट में रहेगा S × S - A × S - B × S - C। मतलब सेमी पेरीमीटर का प्रोडक्ट जो है तीनों साइड के डिफरेंस के साथ अंडर रूट के अंदर करना है। तो इसके थ्रू आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो एरिया निकालने का जो दूसरा तरीका है, सो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ABC जो है ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। वापस से A की करस्पॉन्डिंग साइड A, एंगल B की करस्पॉन्डिंग साइड B, एंगल C की करस्पॉन्डिंग साइड C मान लेते हैं। और जो इसका हाइट होगा, जो एल्टीट्यूड होगा, उसको मैं मान लेता हूँ H। तो हाइट जो है वो H है, जो वर्टेक्स A से आ रहा है, और बेस क्या है? BC। बेस क्या है भाई? BC, जिसको हमने A लेंथ माना हुआ है। सो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है भाई हाफ बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे हो जाएगा हाफ बेस क्या है भाई? A इंटू हाइट कितनी मानी है अपन ने? H मानी है। थर्ड जो तरीका रहेगा एरिया निकालने का किसी भी ट्रायंगल के लिए, सो ट्रायंगल अपन वापस से एज्यूम कर लेते हैं। ABC हमारा एक ट्रायंगल है, और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। मैंने मान लिया मुझे एंगल A पता है। एंगल A क्या है? थीटा। एंगल A क्या है? थीटा। तो एरिया जो निकाला जा सकता है वो निकाला जा सकता है हाफ, जो एंगल आपको पता है उसकी आपको उसी से लगे दोनों साइड्स का मेज़रमेंट पता होना चाहिए। मतलब आपको एंगल A पता है तो एंगल A से लगी साइड स्मॉल b और स्मॉल c है, तो B × C × क्या हो जाएगा? साइन थीटा। सो ये 3 तरीके हैं आपका एरिया फाइंड करने का किसी भी ट्रायंगल के लिए। ध्यान देंगे, पहला अगर तरीके की बात करें, जिसको हेरोन्स फार्मूला बोला था अपन ने, उसमें अगर आपको तीनों साइड पता है, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, तो विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, आपको बेस और ट्रायंगल की हाइट पता है, तो आप हाफ बेस इंटू हाइट करके भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका होगा वो, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल पता है और उसकी दोनों, उसी से लगी दोनों साइड के बारे में पता है, तो हाफ
दोनों साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा करके भी आप एरिया निकाल लेंगे। तो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए 3 तरीके हैं जिससे आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल की ही बात करते हैं। तो ट्रायंगल के टाइप की बात कर लेते हैं अपन। और ट्रायंगल के टाइप में इसको स्पेसिफिक नहीं करेंगे कि एंगल बेस्ड ट्रायंगल के टाइप क्या होते हैं या साइड बेस्ड ट्रायंगल के टाइप क्या होते हैं। हम जनरल जो हमारे लिए मेंसुरेशन में यूज़ होने वाले हैं हम उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगरी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ज्योमेट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे हैं। सो कुछ ट्रायंगल हैं जो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ट्रायंगल जो है ये ABC, इसको अपन स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें तीनों साइड्स जो हैं ये डिफरेंट रहती हैं, तीनों साइड आपस में बराबर नहीं रहती हैं। इसको विषमबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। अब जब तीनों साइड अलग हैं तो ध्यान दीजिएगा एंगल और साइड्स को लेके दोनों क्या होते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो एंगल बड़ा होगा करस्पॉन्डिंग साइड उसी की बड़ी होगी, और जो एंगल छोटा होगा ट्रायंगल में उसी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, छोटी होगी। सो यहाँ पे साइड AB, साइड BC और साइड CA ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ऐसे ट्रायंगल आपके स्केलियन ट्रायंगल कहलाते हैं। दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ABC अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा हूँ जहाँ एंगल B पे ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये आपका हाइट कहलाएगा, ये आपका बेस कहलाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा। सो यहाँ पे पाइथागोरस पता होना चाहिए भाई। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। आई थिंक ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूँ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैंने ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसकी कोई भी दो साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब AC जो साइड है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल B, और AB जो साइड है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, C। तो अगर इसके दो साइड AB और AC बराबर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल B और एंगल C क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैंने नॉन इक्वल साइड पे इस वर्टेक्स से एंगल A से नॉन इक्वल साइड पे एक लेंथ ड्रॉ की है, और ये लेंथ को मैं बोल रहा हूँ ये इस पे क्या है, 90 डिग्री है। मतलब इसको AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। और ध्यान दीजिएगा BC जो है कहीं ना कहीं ये आपका ट्रायंगल का नॉन इक्वल साइड है, नॉन इक्वल साइड है। तो ये हमेशा जो है BC को क्या करेगा भाई, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब BD रेशियो CD जो है वो कितना होगा, 1:1 होगा। दैट मीन्स अगर BC 5 है तो BD 2.5 हो जाएगा, और DC जो है वो भी कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप सामने वाले वर्टेक्स से आप नॉन इक्वल साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा इक्वल रेशियो में। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है ट्रायंगल की बात करें, नेक्स्ट ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर मैंने ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है तो इसके तीनों साइड क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। AB = BC = CA, और साथ ही साथ एज अ रिजल्ट साइड इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, जिनका मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, और भी कुछ खास है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, बट आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल को अलग से थोड़ा ट्रीट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि ये बाकी ट्रायंगल से थोड़ा सा स्पेशल है। और नेक्स्ट जो है वो है आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ABC अगर आपका ट्रायंगल है, इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तब कहेंगे जब इसका एक एंगल 90 डिग्री तो रहेगा, बाकी के रिमेनिंग जो एंगल है वो 45 रहेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट मैंने बताया कि अगर एंगल ये दोनों आपस में बराबर, एंगल A और एंगल C, तो एंगल A की करस्पॉन्डिंग साइड BC और एंगल C की करस्पॉन्डिंग साइड AB, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई टाइप्स की बात। सबसे पहले बात करते हैं भाई मीडियन की। किसी भी ट्रायंगल में जैसे अपन ने बोला भाई ट्रायंगल ABC में AD क्या है, मीडियन है। AD क्या है भाई, मीडियन है। अब मीडियन का काम क्या है, अगर AD मीडियन है तो जिस बेस पे ये आया इसको बराबर भागों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। डेट मीन्स BD और CD का जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा 1:1। सिमिलर मैंने बोला वर्टेक्स B से कहाँ पे जाएगा मीडियन, साइड AC पे जाएगा। तो अगर मैंने इसको E नाम दिया है तो BE भी अगर आपका मीडियन है तो BE जो है इसको भी इक्वल रेशियो में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मतलब AE रेशियो EC जो है ये भी कितना हो जाएगा, 1:1। ये भी कितना हो जाएगा, 1:1। नेक्स्ट बात करें एंगल बाइसेक्टर की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा मीडियन का, ये जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों मीडियन मिल रहे हैं AD BE और CF, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और ये जो है बेसिकली जो सेंट्रॉइड है ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं AD मीडियन को भी डिवाइड कर रहा है। तो जो सेंट्रॉइड है किसी भी ट्रायंगल में देखेंगे, ये अगर सेंट्रॉइड है तो ये सेंट्रॉइड जो है मीडियन को भी डिवाइड करता है। किस रेशियो में, 2:1 में। मतलब वर्टेक्स से लेकर सेंटर पॉइंट तक सेंट्रॉइड, G नाम दे देता हूँ, G फॉर सेंट्रॉइड हो जाएगा, इसको जनरली G से डिनोट करते हैं। तो सेंटर से वर्टेक्स से लेकर सेंटर तक 2 यूनिट और सेंटर से लेके बेस तक कितना रहेगा, 1 यूनिट। तो हमेशा ध्यान रखना सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, जहाँ की मैंने बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट रहेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया एंगल बाइसेक्टर के लिए। एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्रायंगल में, मैंने बोला भाई ABC आपका ट्रायंगल है, तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की और ये जो लाइन है अगर मैं AD को एंगल बाइसेक्टर नाम दे रहा हूँ, AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD इज एंगल बाइसेक्टर, तो आप समझिएगा ये एंगल A को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, मतलब एंगल A अगर 60 है तो ये 30 में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो बेटा यहाँ से मैंने बोला एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर है वो आपका क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। मतलब ये एक ऐसा सेंटर है जिसको सेंटर मान के आप एक सर्कल अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो सर्कल रहेगा ये इन सर्कल कहलाता है, और इसका रेडियस इन रेडियस कहलाता है। इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। सर्कम सर्कल की ओर।
सो भाई सरकम सर्कल क्या होता है भाई? ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ बने, मतलब ट्रायंगल जो है वो सर्कल के अंदर बनेगा। तो ABC आपका ट्रायंगल है और ये जो सर्कल है जो तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है वो आपका सरकम सर्कल कहलाएगा। तो भाई सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, तो ये सरकम सेंटर कहलाएगा, ठीक है। और सेंटर है तो रेडियस भी होगा, तो ये क्या कहलाएगा? सरकम रेडियस, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो ये कहलाएगा आपका सरकम रेडियस, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो सरकम रेडियस किसी भी ट्रायंगल के लिए फाइंड करना है तो मैंने बोला भैया ये आपका एंगल ए है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड स्मॉल ए, एंगल बी की करस्पॉन्डिंग साइड स्मॉल बी, एंगल सी की करस्पॉन्डिंग साइड स्मॉल सी। तो सरकम रेडियस अगर आपको फाइंड करना है तो ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर आपको सर्कल पता है तो सरकम रेडियस अगर आपको फाइंड करना है तो ABC अपन मतलब तीनों साइड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें मैंने बोला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो सरकम रेडियस रहेगा तो मैंने बोला भाई ABC जो है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो सरकम ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ये बेसिकली BC जो है आपका हाइपोटेनियस होगा। यहाँ पे BC जो है ये हाइपोटेनियस होगा, यहाँ पे सेंटर बनेगा। और सेंटर कहाँ बनेगा भाई? इस सर्कल का, सरकम सर्कल का सेंटर बनेगा हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, ठीक है ना। सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा। दैट मीन्स यही आपका क्या होने वाला है? सरकम रेडियस। दैट मीन्स सरकम रेडियस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का हाफ, हाइपोटेनियस का हाफ, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम इन सर्कल के लिए। और मैंने बताया था इन सर्कल कैसे बनेगा भाई? जो आपके एंगल बाइसेक्टर होंगे, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो इन सेंटर बनेगा। इन सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जिसमें आप सेंटर मान के एक अंदर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला भाई ABC हमारा एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, अंदर एक जो सर्कल ड्रॉ हुआ है, ये सर्कल जो है अंदर से तीनों साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तीनों साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। और इसका जो रेडियस कहलाएगा ये कहलाएगा इन रेडियस। इन रेडियस को जनरली हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो इन रेडियस किसी भी ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय S मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। बट वापस से बोल रहा फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो इन रेडियस होगा वो होगा भाई आपका P प्लस बी मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस का हाफ, ठीक है ना। ये सिर्फ आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल के लिए मूव करते हैं भाई आपका 30-60-90 रूल और 45-45-90 रूल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रहेगा कि एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो अपन ने बोला भाई ABC जो है ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, एक एंगल इसका 30 है, ठीक है, और एक एंगल इसका कितना है? 60 है। तो बेसिकली 30-60-90 मैंने बोला भैया सीधी बात है, एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स 30 की करस्पॉन्डिंग साइड AB है
और 90 की करस्पॉन्डिंग साइड AC है और 60 की करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है भाई आपकी BC है। तो 30 60 90 मतलब 30 के सामने वाला बेटा सब कुछ किसके रेफरेंस में चलेगा, 30 के रेफरेंस में चलेगा। अगर 30 के सामने वाला 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला √3 टाइम्स हो जाएगा और 90 के सामने वाला 2 टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 30 के सामने वाली साइड अगर 10 है तो 60 के सामने वाली साइड जो है वो कितनी हो जाएगी, 10 √3 टाइम्स हो जाएगी। और 90 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, 10 का दुगना, कितना हो जाएगा, 20। अदरवाइज़ आप ये रेशियो याद रखेंगे, ये 30 60 90 ये आपका एंगल हो गया और ये आपका हो गया साइड। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका 45 45 90। तो अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने बोला ये आपका 45, ये भी आपका कितना है 45 और एक एंगल 90 डिग्री। मैंने बोला भाई ये तो आइसोसेलेस क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब इसकी ये दोनों साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब 45 45 और 90 ये आपके एंगल हो गए और इनके साइड का जो रेशियो रहेगा ये 1, तो ये भी 1 और ये कितना रहेगा, √2 टाइम्स रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर 45 जो है ये 5 है तो ये भी 5 हो, बट 90 के सामने वाला √2 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 5 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें ये साइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ABC एक ट्रायंगल है और वर्टेक्स A से अपन ने साइड BC पे एक लाइन ड्रॉ की है AD। तो जो पॉइंट D है ये कहीं ना कहीं BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने बोला किस रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है, P/Q में बाइसेक्ट कर रहा है। अब होगा क्या, तो जो इधर एरिया है, जो ये एरिया होगा ये भी किस रेशियो में हो जाएगा, P/Q में हो जाएगा। मतलब इधर का एरिया अगर P है तो इधर का एरिया कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हाइट दोनों में क्या है, कॉमन है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ट्रायंगल की बात किया तो ये ट्रायंगल ABC में ये जो लाइन AP है ये अगर इसको 2/3 में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P जो है BC को 2/3 में डिवाइड कर रहा है, तो इनके एरिया जो होंगे वो भी किस रेशियो में होंगे, 2/3 में होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं भाई हमारा स्पेशल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो मैंने बोला भाई जो ABC है ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब तीनों साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तीनों एंगल कितने होंगे, 60 60 डिग्री के होंगे। तो इसमें फॉर्मूला निकालने की जगह इसमें कुछ नया देखते हैं अपन। इनमें हम सब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जितने भी सेंटर्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो सेंटर है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ की है ना AD को, ABC, और ये जो AD लाइन ड्रॉ की है ना, ये AD जो है ये मीडियन भी है। मीडियन है मतलब BC को इक्वल रेशियो में डिवाइड भी कर रहा है। यही AD जो है ये आपका क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा, मतलब बेसिक हाइट होगी। और यही जो AD है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी यही है। एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल को इक्वली क्या कर रहा होगा, एंगल ए को इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर है ये सारे सेंटर यहीं पे हैं। मतलब ये सेंट्रॉइड भी है, ये आपका इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है। मतलब यहीं से अंदर भी सर्कल बनेगा, यहीं से बाहर भी सर्कल बनेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं भाई। इसमें मैंने बोल दिया भाई ये ABC जो है ना ये मेरा स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 2 मान ली मैंने। तो तीनों साइड कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, देखिए या तो फॉर्मूले याद रखिए
या तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखिए, बट स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रहेगा कि कैसे वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। ये चीज़ अपन यहीं डिस्कस करेंगे। और ये याद रखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहे कितने भी हो, सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब उनके रेशियोज आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल विद स्टैंडर्ड साइड 2 यूनिट है तो पेरीमीटर कितना यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अब इसकी हाइट की, कि इसका हाइट कितना हो जाएगा। तो आइए भाई यहाँ पे देख लेते हैं हाइट कितना हो जाएगा। ये ABC है, तो मैंने अगर ये लाइन AD ड्रॉ की, अगर मैंने लाइन AD ड्रॉ की तो आपको पता है AD जो है एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब 60 डिग्री को 30-30 डिग्री में डिवाइड कर देगा, और बाकी के एंगल ये 60 और ये कितना 60। और मैंने बोला AD आपका क्या रहेगा भाई, परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब आप एंगल ट्रायंगल ABD में देखेंगे तो अभी अपन ने 30-60-90 रूल देखा था कि भैया BD जो है, AD जो है, ये इसको तो 2 यूनिट को बराबर भागों में बांटेगी तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अपन ने डिस्कस किया था कि 30 के सामने वाला साइड अगर 1 है तो 60 के सामने वाला साइड जो है वो कितना होगा, √3 होगा। तो हाइट कितनी हो गई भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल की, √3। अब बात कर रहे हैं AD पे जो पॉइंट बनेगा, जो सेंटर बनेगा, मैंने बोला सारा सेंटर यही है, मतलब मीडियन अगर इकट्ठा होते हैं तो आपको पता है A से लेकर D तक कितने यूनिट रहेगा, 2 यूनिट रहेगा, और इस पॉइंट से लेकर बेस तक कितने यूनिट रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। तो अंदर जो सर्कल ड्रॉ होगा, अंदर जो सर्कल ड्रॉ होगा उसका रेडियस ये 1 यूनिट है, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं इन रेडियस की। तो इन रेडियस मतलब स्मॉल r। तो आपको पता है AD जो है यूनिट में पूरा 3 यूनिट है, और जो कि अपन ने यहाँ पे कितना बताया, √3 बताया। तो मैं कह सकता हूँ 3 यूनिट बराबर √3, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना भाई, √3/3, जो कि कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। तो इन रेडियस कितना रहेगा, 1/√3। और सर्कम रेडियस जो है, जिसको कैपिटल R बोलेंगे, सर्कम रेडियस मतलब जो बाहर बनेगा सर्कल, जो बाहर सर्कल बनेगा उसका रेडियस ये 2 यूनिट है। तो 1 बराबर 1/3, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3। अब बात कर लेते हैं एरिया की। इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है हाफ बेस कितना है आपका, ये बेस है 2 यूनिट, इंटू हाइट आपकी AD कितनी है, √3, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, √3 आ गया। तो एरिया कितना होगा, √3 रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हाइट √3 है और एरिया भी √3 है, लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए हाइट हो गया, जो लेंथ मेज़रमेंट आप करते हैं वो सिंगल यूनिट होते हैं, मतलब आप चाहे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ मेजरमेंट करें तो वो सेंटीमीटर, मीटर, मीटर और मिलीमीटर, किलोमीटर इसमें रहेंगे, ये सिंगल यूनिट कहलाते हैं। बट एरिया जो आपका रहता है वो स्क्वायर यूनिट कहलाता है। तो ये √3 जो है ना, ये √3 जो है ये स्क्वायर यूनिट है आपका, और ये सिर्फ आपका यूनिट है, सिंगल यूनिट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है विद स्टैंडर्ड साइड कितनी, 2, अगर उसकी तीनों साइडों का मेज़रमेंट 2-2 यूनिट है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, √3, उसका इन रेडियस कितना हो जाएगा, 1/√3, उसका सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा, 2/√3, और उसका एरिया कितना हो जाएगा, √3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, इसी पे बेस्ड कुछ और समझते हैं यहाँ पे।
देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया गया है DEF, उसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट पता है कि उसकी हाइट कितनी है, 15√3 दिया है। आपसे क्या पूछा, उसका साइड बताइए, उसका रेडियस बताइए, उसका इन रेडियस बताइए, सर्कम रेडियस बताइए और एरिया बताइए। तो अब करना कैसे है, मैंने बोला भाई हमें हमारे स्टैंडर्ड ट्रायंगल के बारे में पता है जिसकी साइड अगर 2 यूनिट है तो उसका पेरीमीटर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 6। उसकी हाइट कितनी रहेगी, √3। उसका इन रेडियस कितना रहेगा, 1/√3। उसका सर्कम रेडियस कितना रहेगा, 2/√3। और उसका एरिया कितना रहेगा, √3। √3 स्क्वायर यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने बोला यार ये जो मेरा स्टैंडर्ड ट्रायंगल है इसकी हाइट जो है वो √3 टाइम्स है और इसकी हाइट 15√3 टाइम्स है। तो स्केलिंग करो भाई ये कितना बड़ा ट्रायंगल है, तो पता करना है कितना बड़ा ट्रायंगल है। तो नए वाले को रखो ऊपर 15√3 और पुराने वाले की हाइट रखो नीचे, √3 से √3 कैंसिल। तो ये सिंगल यूनिट लेंथ में कितना गुना है, 15 गुना। सिंगल यूनिट मतलब भाई हाइट तो लेंथ मेजरमेंट में ही आता है ना, तो ये 15 गुना बड़ा ट्रायंगल है। मैंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब अगर ये 15 गुना है तो हर एक सिंगल यूनिट मेजरमेंट जो होगा वो 15 टाइम्स हो जाएगा। तो साइड कितना हो जाएगा भैया, साइड हमारा 2 था तो इसका साइड 15 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 30। इन रेडियस इसका कितना था, 1/√3। ये 15 गुना बड़ा ट्रायंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 15/√3। फर्दर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 5√3। ये सर्कम रेडियस है हमारी स्टैंडर्ड ट्रायंगल का, बट जिसका पूछा गया है ये 15 गुना ज़्यादा है तो इसका जो सर्कम रेडियस है ये हो जाएगा 30/√3, जो कि फर्दर हो जाएगा 10√3। अब एरिया की बात कर लेते। देखिए भैया जब तक सिंगल यूनिट में मेजरमेंट हो रहा था तो आपका 15 गुना था सिंगल यूनिट में, अब क्या है, स्क्वायर यूनिट में करना है। तो इधर आपने स्क्वायर किया तो इधर भी आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 225 गुना। मतलब एरिया के मामले में ये कितने गुना है, 225 गुना है। तो इसका एरिया हो जाएगा 225√3। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हमसे एक ट्रायंगल दिया है DEF जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है। उसकी एक साइड दिया है 18√3 है। तो इसका पेरीमीटर बताना है, हाइट बताना है, इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एरिया बताना है। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं अपने ट्रायंगल के बारे में जानता हूँ। जो मेरा स्टैंडर्ड ट्रायंगल है उसका साइड कितना है, 2 यूनिट है। तो पेरीमीटर कितना है, 6। हाइट कितना है, √3। इन रेडियस कितना है, 1/√3। सर्कम रेडियस कितना है, 2/√3। और एरिया इसका कितना है, √3। एरिया स्क्वायर यूनिट है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले ये देखता हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल जो है नया वाला ये कितना बड़ा है। तो मैंने बोला नए वाले को रखूँगा ऊपर 18√3 और पुराने वाले की साइड जो है 2 उसको रखेंगे नीचे, आ जाएगा 9√3। मतलब हर एक सिंगल यूनिट चीज़ कितने गुना होगी, 9√3 टाइम्स होती चली जाएगी। तो भैया पेरीमीटर देखो हमारा कितना था, 6 था। इसका पेरीमीटर कितना होगा, 9√3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 54√3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसकी हाइट कितनी थी, √3। तो हमारे की हाइट कितनी हो जाएगी, सब कुछ सारी सिंगल यूनिट चीज़ें 9√3 टाइम्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 27। रेडियस कितना था, ये भी हो जाएगा कितना, इन रेडियस 9√3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा भाई, 9√3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना, 18। और यहाँ पे एरिया मैंने बोला देखो भैया सिंगल यूनिट जो है,
सिंगल यूनिट, क्योंकि आप ये सब सिंगल यूनिट में नाप रहे हो, 9√3 है, तो स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, आपने इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करो, तो 81 × 3 243 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ का एरिया जो है इसका 243 टाइम्स हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 243√3, सॉरी 243 ओनली, हाँ नहीं 243√3 टाइम्स। ठीक है, सो आई होप ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट एक बार और इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है DEF, जिसका एरिया हमें पता है, एरिया कितना है 64√3। तो इसका पेरीमीटर बताना, इसके साइड के बारे में बताना, इसका सर्कम रेडियस, इन रेडियस और हाइट के बारे में बताना है। तो मैंने बोला वापस से एक काम करते हैं, हम अपने ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। हमारा ट्रायंगल जो था इक्विलैटरल ट्रायंगल 2-2 यूनिट का था, तो इसमें बात कर लेते हैं भाई इसके पेरीमीटर की। ये 6 था, इसके साइड की हाइट की बात कर लेते हैं, तो ये जो था √3 था। इन रेडियस जो था 1/√3, सर्कम रेडियस 2/√3, और जो आपका एरिया था वो आपका कितना था, √3। तो मेरा यहाँ का एरिया √3 था, इधर का 64 है। कितने टाइम्स बड़ा है ये ट्रायंगल, तो इसको 64√3 बटे का कितना, √3, कितना है 64। एरिया मतलब स्क्वायर यूनिट जो है वो 64 है, तो यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मतलब सिंगल लेंथ कंपोनेंट, सिंगल यूनिट वैल्यू सभी कितनी हो जाएंगी, 8 गुना। तो ये इससे 8 गुना, तो इसका एरिया हो जाएगा 48। साइड 2 था, इसका साइड 2 था, तो इसकी साइड हो जाएगी 8 गुना, मतलब इसकी साइड हो गई कितनी, 16। सर्कम रेडियस देखेंगे कितना हो जाएगा भाई, 8 गुना, तो ये हो जाएगा 16/√3। इन रेडियस देखेंगे ये भी 8 गुना, तो ये हो जाएगा 8/√3। हाइट देखेंगे ये भी 8 गुना, तो 8√3। ठीक है, सो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई ऐसा प्लेन फिगर जिसकी साइड जो होंगी वो कितनी होंगी, 4 होंगी। क्योंकि क्वाड्रा जो है, क्वाड्रा वर्ड का मीन्स होता है भाई 4, और लेटरल का मीन्स होता है साइड। सो ऐसा फिगर जिसकी साइड कितनी हो, 4 साइड हो। ठीक है, सो लेट्स से ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब अभी हमने इसको स्पेसिफिक नहीं किया, सिर्फ ये एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसकी साइड कितनी है, 4 है। सो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होगा क्या भाई, पेरीमीटर अपन ने पहले भी डिस्कशन किया था कि जितनी आउटर जो लेंथ होती है उसका मेजरमेंट, टोटल आउटर लेंथ का मेजर जो होगा। तो A से लेकर B से लेकर C, और C से लेकर D, और D से वापस A पॉइंट तक, ये जो टोटल डिस्टेंस होगी यही आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। कहने का मतलब सम ऑफ 4 साइड्स, तो AB + BC + CD + DA, सम ऑफ 4 साइड आपका क्या कहलाएगा भाई, पेरीमीटर कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया की। सो एरिया के लिए हम एक डायगोनल कंसीडर कर लेते हैं। AC जो है ये हमारा क्या है, एक डायगोनल है। अब इस डायगोनल पे अपोजिट वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स मतलब एक D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस डायगोनल पे, और इस परपेंडिकुलर का नाम H1 दे देते हैं, इसका नाम H2 दे देते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए जो एरिया बनेगा वो बनेगा हाफ इंटू जो भी वन डायगोनल अपन ने कंसीडर किया AC इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर टू इट, मतलब H1 + H2। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया क्या होगा, हाफ
इंटू वन डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू इट। ठीक है, सो ये हो गया पेरीमीटर और ये हो गया हमारा एरिया। नेक्स्ट अगर क्वाड्रिलेटरल मैं स्पेसिफिक करता हूँ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक करता हूँ तो उस क्वाड्रिलेटरल को मैं पैरेललोग्राम कहूँगा। हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहेंगे भाई, जिसके कुछ कुछ मेजर प्रॉपर्टी होंगी, डिस्कस कर लेते हैं अभी। सो अगर ABCD है तो एक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन अगर पैरेललोग्राम है तो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पहली है भाई अपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड पैरेलल। जिसके अपोजिट साइड होंगे वो क्या होंगे? इक्वल और पैरेलल होंगे। मतलब AB जो है इसके अपोजिट साइड CD, ये दोनों आपस में बराबर और क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और AD जो साइड है उसके अपोजिट साइड BC इक्वल और क्या होगी? पैरेलल होगी। दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी होनी चाहिए, अपोजिट एंगल A इसके अपोजिट में क्या है? एंगल C, एंगल B और इसके अपोजिट में क्या है? एंगल D। सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और बराबर हैं और अपोजिट एंगल बराबर हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका पैरेललोग्राम कहलाएगा। वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब जितने भी स्पेसिफिक अपन क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो किसका है? डायगोनल का है। किसका है? डायगोनल का। क्योंकि मैंने बोला भाई जैसे AC डायगोनल है, AC क्या है? डायगोनल है। अब आप देखेंगे एक डायगोनल जैसे ही ड्रॉ होता है तो एक पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और ये ध्यान रखेंगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। कॉन्ग्रुएंट होना मतलब इनके एरिया आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब अगर मैंने AC डायगोनल जो डिवाइड किया है, AC डायगोनल जो ड्रॉ किया है, ये दो ट्राइंगल ABC और ABC और ADC में डिवाइड कर देगा एक पैरेललोग्राम को, और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब इनके एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर मैंने दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया BD, तो आप देखेंगे ये जो आपका पैरेललोग्राम है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? O पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो 4 इक्वल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा और चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब चारों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90 डिग्री। भाई डायगोनल्स एक तो बराबर नहीं होंगे, मतलब AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, ठीक है, बट बाइसेक्ट करेंगे। AC डायगोनल को BD बाइसेक्ट करेगा भाई, और BD डायगोनल को AC बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में, ठीक है ना। इनका रेशियो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि AO बराबर OC और BO बराबर क्या होगा? OD होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर।
सो डायगोनल जो होंगे ये भाई एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे, मतलब AC जो डायगोनल है ना एंगल A को बाइसेक्ट करेगा ना एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। सिमिलर मैनर में BD जो डायगोनल है ना एंगल B को बाइसेक्ट करेगा ना ही एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट इनके एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ने ABCD पैरेललोग्राम बोला है तो एरिया निकालने का तरीका तो एक तो बेसिक ट्रायंगल के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे ही ड्रॉ किया AC ड्रॉ किया तो आप समझिएगा ये जो ADC का एरिया होगा उतना ही एरिया कितना होगा ABC का होगा। तो मैंने एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालने के अपन ने 3 मेथड डिस्कस किए थे। या तो पहला तीनों साइड पता हो अपन को, या दूसरा मेथड बताया था मैंने कि आपको हाइट पता हो ट्रायंगल की और बेस पता हो, और तीसरा मैंने बताया था वन एंगल इज गिवन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये डायगोनल पता है, ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड पता है, तो हेरोन्स फार्मूला से अपन जो एरिया निकालेंगे उस एरिया का डबल करने पे हमें क्या मिल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। या मैंने कहा मान लीजिए मुझे ये एंगल पता है और दोनों साइड पता है, ये वाली साइड और ये वाली, तो भी अपन हाफ दोनों साइड का प्रोडक्ट AB इंटू BC, और ये एंगल अगर थीटा दिया है तो इंटू का क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये करके भी एरिया निकालेंगे। और जो इस पार्ट का एरिया होगा सिमिलर भी एरिया इस पार्ट का भी होगा, मतलब जो भी एरिया निकालेंगे उसका क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे, तो भी हमें क्या मिल जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ये तो हो गया भाई ट्रायंगल के थ्रू, ठीक है। ट्रायंगल के थ्रू और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर मैंने बात की कि पैरेललोग्राम है ABCD और अगर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं चारों का एरिया आपस में क्या होगा बराबर होगा। समहाउ अगर कुछ ऐसी चीज़ें गिवन है कि हमने AOB का अगर एरिया निकाल दिया तो इसके एरिया में 4 टाइम्स कर देंगे तो हमें पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो ये तो ट्रायंगल के थ्रू हो गया एरिया। बट अगर पैरेललोग्राम के थ्रू ही एरिया देखना है सो ABCD आपका क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। अब देखेंगे इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा भाई बेस इंटू हाइट। अब बेस कैसे होगा भाई, अगर मैं बेस AB मानता हूँ तो हाइट यहाँ से आएगी, या तो ये हाइट आ सकती है, ठीक है, या तो ये हाइट आ सकती है जिसको मैं H1 बोल दूँ। तब एरिया मैं क्या निकाल सकता हूँ, तब एरिया निकाल सकता हूँ बेस कितना है AB और हाइट कितनी है H1, तब मुझे हाइट पता होनी चाहिए। या अगर मैंने यहाँ से हाइट ड्रॉ की, हालांकि ये भी कितना होगा सेम बेस पे ड्रॉ कर रहा हूँ बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो हाइट तो सेम ही रहेगी भाई, ये भी H1 रहेगा, तो सेम वे है। तो ये आपका जो हाइट है या तो अंदर होगा या तो बाहर ड्रॉ होगा। दूसरा तरीका है हाइट का भी, यहाँ के माध्यम समझे, ये या तो अंदर आएगा तो भी ये क्या कहलाएगा हाइट रहेगी, बट ये H1 नहीं, इसको H2 कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ से जो हाइट आएगी स्लाइटली थोड़ा सा बाहर आएगी, ठीक है, स्लाइटली थोड़ा सा कहाँ आएगी बाहर आएगी, तो ये जो हाइट है ये भी H2 होगा। तो भी एरिया निकलने के लिए क्या हो जाएगा, तब साइड तो बराबर ही भाई, AD बोलें चाहे BC बोलें, तो AD इंटू क्या हो जाएगा H2। सो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ये ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम का अगर हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो अपन ने क्वाड्रिलेटरल से स्पेसिफिक किया किसको, पैरेललोग्राम को, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड बराबर हैं और पैरेलल हैं, अपोजिट एंगल बराबर हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम कहोगे।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जो है क्वाड्रिलेटरल तो है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी है। एक ऐसा पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल जिसके ऑल साइड्स क्या हैं, सेम अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, बट ऑल एंगल्स क्या है 90 डिग्री हैं। ऑल एंगल्स क्या रहेंगे भाई 90 डिग्री रहेंगे। सो ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो सेम चीज़ है भाई, अपोजिट साइड बराबर है, आपको पता है इसको लेंथ बोलेंगे तो ये भी लेंथ, इसको ब्रेड्थ बोलेंगे तो ये भी ब्रेड्थ हो जाएगा। तो रेक्टेंगल जो है ये भी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है जिसके अपोजिट साइड बराबर हैं, पैरेलल हैं, और बट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं भाई रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अब इसके डायगोनल के बारे में बात कर लें, डायगोनल के बारे में बात कर लें। अब ये जो डायगोनल होने वाले हैं इसके, डायगोनल AC और डायगोनल BD, तो भाई है तो ये भी पैरेललोग्राम, बट यहाँ पे देखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90 डिग्री, बट नॉट एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरा डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, मतलब ये जो AC डायगोनल है ये एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट नहीं करता, जो BD डायगोनल है ये एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट नहीं करता, ठीक है। अभी तक अपन ने पढ़ा भाई क्वाड्रिलेटरल, स्पेसिफिक करेंगे तो पैरेललोग्राम, लेकिन पैरेललोग्राम बनने के लिए उसके प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और फिर रेक्टेंगल की बात की जो कि क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बस की, समचतुर्भुज भी बोलते हैं इसको हिंदी में। सो रोम्बस भी आपका एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD इज अ रोम्बस। सो अपन कह सकते हैं रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। सो भाई देखिए रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम था विथ ऑल एंगल 90 डिग्री, इसके सारे एंगल बराबर थे जो कि कितने थे 90 डिग्री थे। और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स बराबर है, मतलब अगर इसकी साइड ये A है तो ये भी A कहलाएगी, ये भी A कहलाएगी और ये भी A कहलाएगी, ठीक है। सो वापस से इसमें बात कर लेते हैं डायगोनल की। भाई AC और BD इसके दो डायगोनल होंगे, और डायगोनल के बारे में डिस्कस करें, डायगोनल के बारे में डिस्कस करें तो पहली चीज़ है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बराबर नहीं है बट बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और कहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे भाई 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो चारों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपके, ये चारों आपके क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। चारों क्या है आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा जो पॉइंट है डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर,
इनके डायगोनल जो हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, मतलब जो डायगोनल AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है बराबर भाग में, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और BD जो है एंगल B को और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये रोम्बस के बारे में है भाई। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे बट बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे करेंगे, और डायगोनल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके एंगल बाइसेक्टर होंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। रही बात इसके एरिया की, तो डायगोनल के थ्रू भी एरिया निकाल सकते हैं, हाफ D1 इंटू D2, वेदर D1 एंड D2 आर डायगोनल्स। D1 D2 क्या है, इसके डायगोनल है। ठीक है, और रही बात एरिया कैलकुलेट करने की, तो मैंने बोला भैया एरिया आप अलग अलग तरीके से भी है, ट्रायंगल इसीलिए अपन ने पहले डिस्कस किया था कि भैया इसके डायगोनल जो हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने बोला ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A है, ये भी A है, ये भी A है, और ये भी A है। और अगर मैंने बोला ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये C है तो ये भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। समहाउ अगर आपको एंगल दिया है, या जो भी 3 तरीके अपन ने बताए थे ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के, उसके थ्रू अपन कहीं ना कहीं ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगर 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं और इसका एरिया अपन ने निकाला, तो इंटू का 4 करके पूरे आपके रोम्बस का एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्क्वायर पे। अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक तरह का रोम्बस भी है, स्क्वायर एक तरफ का क्या है भाई, रेक्टेंगल भी है। ठीक है ना, तो स्क्वायर के लिए अपन कह सकते हैं, स्क्वायर के लिए कह सकते हैं स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके सारी साइड्स क्या हैं, बराबर हैं, या स्क्वायर इज अ रोम्बस विथ ऑल एंगल्स इक्वल, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो स्क्वायर एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है। देखिए क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा प्लेन फिगर जिसके 4 साइड से मतलब है, बट अगर आप उसको स्पेसिफिक करोगे तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। कब बनेगा पैरेललोग्राम, जब उसके अपोजिट साइड बराबर होंगे और पैरेलल होंगे और अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, मतलब उसके अपोजिट साइड बराबर भी होते हैं, ठीक है, और इक्वल होते हैं, और बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एंगल कितने हैं, सब बराबर है, 90 डिग्री है। रोम्बस भी एक तरह का क्या है, पैरेललोग्राम भी है, जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम भी है। क्यों, क्योंकि भैया स्क्वायर हम कह रहे हैं रोम्बस है, रेक्टेंगल भी है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों कह रहे हैं हम पैरेललोग्राम है। तो स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, मतलब रेक्टेंगल है। कैसा रेक्टेंगल, जिसके सारे साइड्स बराबर हैं, या कह सकते हैं एक ऐसा रोम्बस है जिसके सारे एंगल बराबर है, मतलब कितने हैं, 90 डिग्री है। सो ABCD अगर स्क्वायर है तो इसकी साइड ये अगर A है, ये A है, ये A है, तो ये भी क्या होगा, A हो जाएगा। सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसके भी डायगोनल की।
सो पहला पॉइंट है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स बराबर होंगे मतलब भाई AC बराबर होगा PD के। बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और कहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, मतलब ये सेंटर पे जहाँ बाइसेक्ट करें वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंड डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट करेगा और C को बाइसेक्ट करेगा और BD जो है एंगल B एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे भाई मुझे तो पता है एंगल जो होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री होते हैं, बाइसेक्ट करेगा तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे समझें कि हमारा स्क्वायर है और ये अगर डायगोनल है तो ये 45 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा और ये आपका क्या है 90 डिग्री है। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बनता है भैया, अपन ने डिस्कस किया था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं। हमें पता है 45 के सामने वाला 1 यूनिट, इधर 45 के सामने वाला 1 यूनिट और इधर कितना रहेगा √2 टाइम्स। ठीक है, मतलब अगर हम इसका एरिया निकालते हैं हाफ बेस इंटू हाइट करके तो पूरे स्क्वायर का निकालने के लिए क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल से अगर आप एरिया निकालना जानते हैं तो इसीलिए मैंने बोला वो चीज़ें क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम इन सब में बहुत हेल्पफुल है। और जनरली आपको एरिया स्क्वायर में बताने की ज़रूरत नहीं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भैया साइड का स्क्वायर। बाकी एक बात याद रखना कि एक डायगोनल जो है स्क्वायर को 2 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कर देता है डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने को ये मिलेगा भाई कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम रोम्बस है, स्क्वायर भी एक तरह का क्या है पैरेललोग्राम है, बट इनके डायगोनल्स में काफ़ी ज़्यादा क्या है वेरिएशन है। इनके डायगोनल में बहुत ज़्यादा क्या है वेरिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल कब हो सकता है भाई। तो डायगोनल इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल का बराबर होना जरूरी है। मतलब कितना होना जरूरी है 90 डिग्री होना जरूरी है। इसीलिए जो डायगोनल है वो स्क्वायर के इक्वल थे और रेक्टेंगल के इक्वल थे, क्योंकि इनके जो एंगल थे वो कितने थे 90 डिग्री थे। इनके एंगल्स आपस में क्या थे बराबर थे, इसलिए डायगोनल सिर्फ इन्हीं में इक्वल थे। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं थे क्योंकि पैरेललोग्राम के सभी एंगल बराबर नहीं थे, सिर्फ अपोजिट एंगल बराबर थे। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा, बायसिमेट्री ऐसा होगा। डायगोनल कब इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। सो व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, जब किसी भी ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या होंगे, सभी साइड्स बराबर होंगे तो डायगोनल बराबर जो है डायगोनल जो है सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है ना, और ये कहाँ देखने मिला था, ये देखने मिला था हमें रोम्बस में और स्क्वायर में। रोम्बस में भी देखेंगे डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे थे 90 डिग्री पे। ये बायसिमेट्री ऐसा हो रहा था क्योंकि इसके सभी साइड्स क्या थी बराबर थी और स्क्वायर की भी सभी साइड्स क्या थी बराबर थी। और डायगोनल कब एंगल बाइसेक्टर होंगे, तो ये भी तभी होगा व्हेन साइड्स आर इक्वल। व्हेन साइड्स आर इक्वल, तो जब साइड्स बराबर होंगे तो डायगोनल क्या बन जाएंगे एंगल बाइसेक्टर बन जाएंगे। इसलिए देखना पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये नहीं था कि उनके डायगोनल जो थे एंगल बाइसेक्टर थे। ये किस में था, ये रोम्बस में था। ठीक है ना, क्योंकि उसके सभी एंगल्स क्या थे, सभी साइड्स जो थी वो बराबर थी, तो इसलिए जो डायगोनल थे वो कहीं ना कहीं क्या थे आपके एंगल बाइसेक्टर। और ये चीज़ स्क्वायर में भी थी कि जो डायगोनल्स थे वो क्या थे आपके एंगल बाइसेक्टर थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा भाई, डायगोनल्स बराबर होने के लिए क्या चाहिए, ऑल एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए
स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं। डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कब करेगा? जब उसके साइड्स बराबर होंगे, और साइड्स बराबर हैं तो डायगोनल क्या होंगे? आपके एंगल बाइसेक्टर भी होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, दो पैरेलल लाइन है हमारी L और M, ठीक है ना। सो L पैरेलल टू क्या है? M है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पैरेलल लाइन में आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करोगे, जैसे अपन ने ये ड्रॉ किया ABCD, अब ये एक पैरेललोग्राम है। बिटवीन सेम पैरेलल लाइन और बिटवीन सेम बेस विद सेम बेस, सेम बेस के साथ इसी पैरेलल लाइन में एक और आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। तो ये मैंने बोल दिया भाई EF। इनका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। सो ये होगा भाई व्हेन पैरेललोग्राम are with same base and between same parallel line, their areas are equal। इनके एरिया क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, या और भी कोई आप ड्रॉ कर लो। एक मैंने मान लिया भाई ये P है, और ये फर्दर यहाँ पे आगे जाके क्या हो गया? Q है। सो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APPQ होगा, ये भी क्या होगा? बराबर होगा। आप जितने भी यहाँ पे बिटवीन सेम बेस विद सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बेस दो सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होगा तो सभी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट, अगर हम इसी तरीके से दो पैरेलल लाइन में ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं भाई। एक ट्रायंगल है ABC, और इसी बेस के साथ, इसी BC बेस के साथ एक और ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ BDC। सो ट्रायंगल विद सेम बेस between same parallel lines having equal area। इनका एरिया भी क्या होगा भाई? बराबर होगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट बनेगा भाई, अब देखेंगे भाई सेम बेस AB के साथ हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABE, और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है ABCD। इनका एरिया क्या होगा भाई? सो यहाँ पे एक लाइन रहेगा, याद रखिएगा। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम with same base between same parallel line having area in ratio 1:2। मतलब भाई अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है
तो ट्रायंगल का एरिया अगर 1 यूनिट होगा तो पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो कितने यूनिट होगा? 2 यूनिट होगा। मतलब ट्रायंगल हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम है, और या कह सकते हैं पैरेललोग्राम जो है वो टॉइस ऑफ द क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करने पे क्या होगा भाई। सो ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड क्वाड्रिलेटरल, पहला है पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम है अगर, तो इसके अगर आप मिड पॉइंट जो है जोड़ेंगे तो ये जो नया क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये क्या फॉर्म होगा? तो ये एक पैरेललोग्राम ही फॉर्म होगा। दूसरा देखेंगे रेक्टेंगल। मतलब अगर एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? रोम्बस बनेगा। नेक्स्ट वन है रोम्बस। रोम्बस के क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट को अगर आप क्या करेंगे? रोम्बस के मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। और स्क्वायर और ट्रेपेजियम का अगर मिड पॉइंट जोड़ते हैं, ट्रेपेजियम का मिड पॉइंट जोड़ते हैं तो भी आपको पैरेललोग्राम ही मिलेगा। तो यही ध्यान रखना, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम ही रहेगा, रेक्टेंगल का रोम्बस, और रोम्बस का क्या है? रेक्टेंगल है। बाकी स्क्वायर का स्क्वायर, और ट्रेपेजियम का मिड पॉइंट ऐड करने पे आपको क्या जो नया क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई? पैरेललोग्राम मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रेपेजियम की तरफ। सो ABCD एक ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम कब कहलाएगा? इसके पास भाई 1 पेयर शुड बी पैरेलल। साइड का जो एक पेयर है वो क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, और अदर पेयर क्या होना चाहिए? नॉन पैरेलल। एंड अदर शुड बी नॉन पैरेलल। सो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि AB जो है पैरेलल होगा किसके? CD के। एक पेयर पैरेलल होगा और ये जो पेयर है ये पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो सेम ही रहती है, हाइट कहलाएगी ये। इसको अपन H1 नाम दे रहे हैं, और ये भी जो होगा ये भी इसका क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? H2 नाम दे देते हैं। या यहाँ से भी आप ड्रॉ करोगे सब बराबर है भाई, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो इसके एरिया की बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये होता है भाई हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो अगर ट्रेपेजियम में आपको एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बाकी ये पैरेलल लाइंस हैं, इसके डायगोनल और भी चमत्कार करते हैं। और भी चमत्कार मतलब, अब ये पैरेलल लाइन है तो अगर इसके जो दो डायगोनल बात करें, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं सेम रेशियो में। ठीक है ना, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट इन सेम रेशियो। यहाँ पे बाइसेक्ट आइसेक्ट नहीं हो रहा, रेशियो बराबर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का रेशियो जो है वो रेशियो यहाँ से यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भाई। ये तो हो गया अपना क्वाड्रिलेटरल्स को लेके।
इनके एरिया, इनके पेरीमीटर को लेके। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब कहलाएगा जब एक ऐसा सर्कल ड्रॉ हो जो इसके वर्टेक्स को क्या कर रहा हो, सिर्फ टच कर रहा हो। इसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा कब होना चाहिए, जब इनके अपोजिट एंगल का जो सम होगा, इनके अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। मतलब एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन है ऐसा, तो भैया रेक्टेंगल, ये ऑब्वियस है, ठीक है ना। रेक्टेंगल जो है आपका क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल का सभी एंगल 90 डिग्री है, तो अपोजिट को देखोगे 90 + 90 180 हो जाएगा। स्क्वायर भी जो है ये आपका क्या है भाई, स्क्वायर भी जो है ये भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बाकी अदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट एंगल का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इस सर्कल पे। सो ये एक अपना सर्कल हो गया, इसका एक सेंटर हो गया। सेंटर से अब सभी को पता होगा, सेंटर से ये जो आउटर लेयर है आपकी, ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस कहलाएगा। ये आपका सर्कमफेरेंस कहलाएगा, मतलब भैया परिधि इसको बोलते हैं। जैसे अपना आउटर जो साइड होती थी, टोटल साइड जिसको पेरीमीटर कहते थे, इसका पूरा आउटर लेयर जो है वो क्या कहलाएगा, लेंथ सर्कमफेरेंस कहलाएगा। और सर्कमफेरेंस होता है भाई 2πr। सो सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी जो है वो आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, ठीक है ना। और मैंने बोला कि ये 2 कट लगा दिया अपन ने, ए और ये बी। तो ए बी जो है ये आपका क्या है, आर्क है। अब ये जो आर्क है एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका माइनर आर्क कहला जाएगा, और ये वाला जो बड़ा वाला आर्क दिख रहा है ये आपका क्या कहलाया जाएगा, मेजर आर्क कहलाया जाएगा, ठीक है। सो मैंने बात किया भाई कि अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो देखो भाई पूरा घूमने पे पूरी लंबाई कितनी है, ये पूरा सर्कमफेरेंस कितना है, ये पूरा सर्कमफेरेंस है आप कहेंगे 2πr, मतलब लेकिन कितने डिग्री घूमना पड़ेगा, तो मैंने बोला भाई 360 डिग्री घूमने पे जो पूरा सर्कमफेरेंस पूरी लेंथ कैलकुलेट होती है वो 2πr है। तो मुझे कितना देखना है, ए से बी तक की लेंथ देखना है। तो भैया इसको यहाँ से यहाँ पहले अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होगा। तो मैंने बोला एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है। तो 1 डिग्री पे कितना बनेगा, तो 1 डिग्री पे बनेगा 2πr/360। और मुझे कितने डिग्री पे चेक करना है, थीटा पे। तो एक को थीटा बनाने के लिए थीटा से मल्टीप्लाई, तो इधर भी थीटा से मल्टीप्लाई। तो लेंथ ऑफ आर्क जो ए बी है वो कितना हो जाएगा भाई, 2πr इंटू थीटा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर इसी ए बी को मैंने जोड़ दिया तो ये जो ए बी है ये आपका क्या कहलाएगा भाई, ये आपका कॉर्ड कहलाएगा। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, जो आपका सेंटर से होकर जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डायामीटर बोलते हैं, जिसको हम डायामीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ा कॉर्ड है भाई किसका, सर्कल का, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ने बोल दिया ये क्या है आपका ए बी जो है कॉर्ड है। तो यहाँ ए बी भी देखेंगे, ए बी सेगमेंट्स डिवाइड करता है। ये वाला जो सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला आपका दिखेगा वो क्या कहलाएगा, आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसी में। सर्कल ले लेते हैं भाई, आर्क ले लेते हैं ए बी। अब भाई सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। अब मैंने बोला भाई इसको रेडियस से कनेक्ट करेंगे, सो ये भी तो एक एरिया है। अब ये बना किससे है, रेडियस से बना है, आर्क से बना है। इसको हम बोलते हैं भाई सेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे एंगल भी फॉर्म हो रहा होगा, थीटा एंगल फॉर्म होगा। यहाँ पे एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा।
सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा भाई, तो इतना एरिया मुझे पता करना भाई। पूरा एरिया कितना होगा, सर्कल का पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितने डिग्री घूमने पे, 360 डिग्री घूमने पे आपको पाई आर स्क्वायर मिलता है। तो 1 डिग्री पे कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। मुझे कितने पे सेक्टर का चेक करना है, थीटा डिग्री पे। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे का 360 मल्टीप्लाई थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अपन इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है वो ड्यूरिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड 2 डायमेंशनल फिगर से रिलेटेड जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे।